हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये लास्ट वीडियो होएगी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं, थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन हैं, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, 14-15 शायद इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, वो हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले। ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ सीख चुके हो, तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरे बताने से पहले उनको खुद करने की कोशिश करना, अपना दिमाग दौड़ाना, थोड़ा सा टाइम देना। अगर क्वेश्चन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी ये मत मानना कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देख लेना। बिकॉज एग्ज़ाम में ये नहीं है कि एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन कितने सोल्व कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाओ तो एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना मैटर करता है। ये तो नहीं मैटर करता ना कि किसी ने आधा सिलेबस करके एग्ज़ाम कवर कर दिया, किसी ने पूरा सिलेबस करके एग्ज़ाम कवर कर दिया, किसी ने 5 बार सिलेबस करके एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो इसने आधा करके कर दिया, ये बढ़िया है। एग्जामिनर ऐसे नहीं करने वाला। तो यहाँ पर जम के प्रैक्टिस करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम में कोई क्वेश्चन ना निकले आप लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार उसको करेंगे तो एग्ज़ाम में तो निकलेगा ना। और वही मैटर करता है कि एग्ज़ाम में निकलेगा कि नहीं। ठीक है, लेट्स क्विट। मेरे मुँह का एक बाल मेरे को ऐसे दिख रहा है, दिखने दो भाई। चलो करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। जो इस टाइप के क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज एक आगे कंसेप्ट आएगा, तो वेटेड एवरेज के अंदर भी हम उस कंसेप्ट से भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वेटेड एवरेज वाले कंसेप्ट से नहीं बताऊंगा, यहाँ पर दूसरे कंसेप्ट से बताऊंगा। Sudeep invested 1/8 of a certain sum at 5% per annum and 3/5 of the sum at 6% per annum and the remaining sum at 10% per annum। तो सुदीप ने किसी रुपये को 3 हिस्सों में बांटा है, एक जगह 1/8, एक जगह 3/5, एक जगह बचा हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करूँगा, मैं अज्यूम कर लूँगा उस सम को। ठीक है, तो हम जो सम अज्यूम करेंगे वो ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो 8 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो 8 5 40, इनका प्रोडक्ट ले लो। तो मैंने टोटल सम अज्यूम कर दिया 40। भी सुदीप के पास 40 रुपये थे, तो 40 का 1/8 क्या होएगा, 5 रुपये उसने 5% पे दे दिए। 3/5, इसका 3/5 क्या होगा, 5 8 40, 8 3 24, 24 रुपये इसने 6% पे दे दिए। 24 और 5 29, 40 में से 29 गए 11 रुपीज़ इसने 10% पर दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 का 5% निकालूंगा तो मुझे मुश्किल होगी डेफिनेटली 5 का 5% निकालने में। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो सम अज्यूम किया था उसमें हर जगह मैं 2 0 ऐड कर दूंगा ताकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो। अब 500 का 1% 5 है, तो 5% कितना होगा, 25। तो यहाँ पर 5% ब्याज लग रहा है, तो यहाँ पर ब्याज टोटल कितना लगेगा, 25 रुपये लगेगा। यहाँ पर ब्याज कितना लगेगा, इसका 6% यानी कि 24 सिक्के 144। यहाँ पर ब्याज कितना लगेगा, इसका 10% यानी कि 110। तो नेट ब्याज कितना लगा, 279। यही लगा, 5 4 9 4 2 4 1 7, 279। ठीक है, तो हमने जो सिचुएशन मानी है उस सिचुएशन के हिसाब से नेट ब्याज इतना लगा है तीनों सिचुएशंस में मिला के। और प्रिंसिपल अपना ये है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है, और हमने जो ब्याज निकाला है वो 1 साल का निकाला है। 5% जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल की है, 5% पर एनम, 6% पर एनम, हमने 1 साल का ब्याज निकाला है। तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से ये 1 साल का ब्याज है। एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया इस तरीके से उसने रुपए दिए 2 साल के लिए, तो टोटल ब्याज इतना लगा। अगर 2 साल का टोटल ब्याज इतना है एक्चुअल रुपयों में, तो 1 साल का ब्याज कितना होएगा। ये एक्चुअल रुपयों में 1 साल का ब्याज है, ये हमने जो यूनिट मानी उनमें 1 साल का ब्याज है। तो 279 की जगह ये है। तो देख लेते हैं एक्चुअल चीज़ें कितनी गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी, 279 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है। और हमने निकालनी है 4000 यूनिट की वैल्यू, तो ये लो जी गुणा में 4000, ये आपका आंसर है। 100 लोगे जो भी आएगा। ठीक है, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है ये। ठीक है, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 6 54, 31 से ये 6 पर जाएगा और 2 से ये 3 पर जाएगा, तो 4 दिए 12,000, 12,000 इज द आंसर।
12,000 रुपये लिए थे और उनको 3 हिस्सों में दिया गया था 12,000 रुपये को। अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर दो, इसका मतलब आपको क्वेश्चन आ गया, फ्री हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो भाई 2/3 उसने इन्वेस्ट किया 12% पे, 1/4 उसने इन्वेस्ट किया 15% पे, बचा कुचा इन्वेस्ट किया 18% पे। तो मैं ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लूँगा जो 3 और 4 का मल्टीपल होगी, तो 4 थी 12, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल 12 रुपये होंगे। तो 12 का 2/3 यानी कि 8 रुपये। 8 रुपये कितने परसेंट पे दिए हैं? 12% पे। इसका 1/4 यानी कि 3 रुपये। 3 रुपये कितने परसेंट पे दिए? 15% पे। 8 और 3 11, 12 में से 11 गए, 1 रुपया दिया 18% पे। अब बिकॉज हम आसानी से परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो जो भी वैल्यूज हमने मानी थी उनको 100 गुना कर लो, ठीक है। तो 800 का 12%, 12 8 96, 15 थी 45, और 100 का तो कितना ही परसेंट निकाल लो, उतना ही आता है 18। तो मैं क्या करूँ, मैं इसमें से 4 इसको दे दूँ, तो ये चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 4 5 11 और 8 19, 1 और 4 13 1 14 1 15 159। ऐसे ही बार बार करके ऐसे ही फास्ट हो रखा है। तो टोटल ब्याज 159 रुपये लगा है अगर हम ये वैल्यूज अज्यूम करें इस रेट के हिसाब से 1 साल का। यहाँ पर उसने बताया है इफ़ ही अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ दिस मच इन 2 ईयर्स, 2 साल में। अगर 2 साल में इतना ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में मिलेगा जी इतना। 159 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ये। और उसने क्या पूछा है? क्या पूछते रहे भैया, वो हमेशा टोटल कैपिटल नहीं पूछता, कभी कभी वो यही पूछ लेता है कि भैया 18% पर कितनी लगाई, 15% पर कितनी लगाई, 18% और 15% पर जो लगाई उनका फ़र्क क्या है, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है 1200 यूनिट की वैल्यू, तो 1200 यूनिट की वैल्यू ये होगी, ठीक। करें अब काम। 2 के 12, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3 9, 53। 53 से कितने पर जाएगा ये? 4 पर तो जाएगा नहीं, 3 पर जाएगा। 3 3 9, 3 पंजे 15, 159। तो 16 में से 9 गए 7, 8 में 5 गए 3, बच गया 1। फिर ये कितने गुना हो गया? 7 21, 7 पर चला गया 53 से। 37 दूनी 74, 7400 विल बी द आंसर। आंसर इस ऑप्शन। सिंपल है। ये देखो, अब ये देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। A person invested a sum of 10,500 at X% per annum, okay, at simple interest, and a sum of 13,500 at X plus 2% per annum. If the total interest earned on both the investment for 3 years, तो 3 साल में इतना ब्याज हमें मिला है, तो मैं पहले तो सिचुएशन को 1 साल पर ले आऊँ, मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ कि 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 साल के लेवल पर हैंडल करेंगे ना। तो 3 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2550। दिस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2550, ठीक है। तो 2550 रुपये टोटल ब्याज मिल रहा है 1 साल में। अब ध्यान से सुनो, ये ब्याज हमें कैसे मिला? हमने 13,500 का तो एक्स प्लस 2% निकाला, 10,500 का x% निकाला। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? यहाँ पर x प्लस 2% है, यहाँ पर x% है। अगर रेट सेम होता तो भी बात बन जाती, या प्रिंसिपल सेम होता तो भी बात बन जाती। तो क्यों ना रेट को सेम कर ले। ब्याज जो लगा है वो इसका x% लगा है और इसका x प्लस 2% लगा है, यानी कि इसका x% और इसका x प्लस 2% मिलाकर इतना होता है। तो मैं ये करूँगा, ये 2 मेरे को गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इसका 2% अलग से निकाल लेता हूँ। इसका 2% कितना होगा? इसका 1% 135 है ना, तो 2% कितना होगा? 270। तो मैं इसमें से अगर 270 घटा दूं, अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास इसके अंदर क्या है? इसका x% है और इसका x प्लस 2% है, तो मैंने इसका 2% घटा दिया। अभी जो वैल्यू आएगी, 15 में 7 गए 8 और 22, ये जो वैल्यू आई है ये सिर्फ x% है, क्योंकि 2% मैं घटा चुका हूँ इसका। तो ये x% है किसका? इसका और इसका, दोनों का। इसका x% प्लस इसका x%। तो जोड़ दो यहाँ पर सारे सम को, 13,500 और 10,500, टोटल कितना हो गया? 24,000। तो 24,000 का x% है, और x क्या है? रेट। तो देख लो ये 24,000 का कितना परसेंट है। 24,000 का 1% कितना होएगा भाई? 240। तो इसमें देख लेते हैं 240 कितनी बार आएगा।
दैट्स इट, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हम बहुत कम लिखेंगे इन क्वेश्चंस को करते हुए, लेकिन मैं बोल बोल के आपको समझा रहा हूँ जो चीज़ें हमारे दिमाग में होनी है ना। पेन में क्या पता चाय की कब कमी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। शॉकिंग देखो, 12×2 = 24, 12×1 = 12, 12×9 = 108, 19/2 यानी कि 9.5%। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ने क्या पूछा है, उसने पूछा है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेकंड इन्वेस्टमेंट। ये जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, यानी कि x+2 की वैल्यू पूछी है, x की नहीं। तो 9.5 पर नहीं मारना, 2 और जोड़ दो इसमें 11.5, ऑप्शन डी। क्लियर है? ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं कितने लोग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग उसी जैसी है। देखो, हमने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए है ना, मान लो P रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पर जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं वे 18,600 हैं, बट मैंने मान लिया मैंने P रुपए इन्वेस्ट किए X% पर एनम के रेट पे, और फिर इससे डबल रुपए इन्वेस्ट किए 2P रुपए, इस रेट पे X+2% पर एनम पे। ठीक है, तो अब ध्यान से एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो कि अगर आप 20 का 8% निकाल लो, तो अगर मान लो आप 20 का 8% निकाल रहे हो और मान लो कोई वैल्यू है वो 20 का 8% है, या फिर ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो 40,000 है, 40,000 के ऊपर मान लो आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रुपए दे रहे हो, तो 40,000 के ऊपर आप 5% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर लो, या फिर 20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर लो, बात सेम ही है। समझ रहे हो? 40,000 के ऊपर 5% के हिसाब से रेट कैलकुलेट ब्याज कैलकुलेट कर लो, या 20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से। मैंने यहाँ पर हाफ किया तो यहाँ पर डबल कर दिया, या फिर आप क्या करो 10,000 के ऊपर 20% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 20 की x% है तो वही वैल्यू 10 की 2x% होगी। ठीक है, अगर हमारा बेस छोटा हो गया परसेंटेज देखने का, तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू वो डबल हो जाएगी परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम 18,600 पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमें ब्याज लगेगा 18,600 रुपये को उसने x% के हिसाब से दिया, और उसके बाद उसने 18,600 के डबल रुपये को x+2% के हिसाब से दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना 18,600 का एज ए बेस मानो, तो यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो होएगा 18,600 का x%, और यहाँ पर जो ब्याज लगेगा, अगर आप 18,600 को ही बेस मान के करना चाह रहे हो तो इस दो को नीचे शिफ्ट कर दो, 18,600 का 4x + 4%, इसका डबल 4x + 4%। तो जो ओवरऑल जो ब्याज लगेगा वो होएगा 5x, 2 से ही मैंने गुणा, नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने 2 से गुणा करना था, तो 2x + 4 होना था। ओवरऑल जो ब्याज होएगा वो क्या होएगा, वो होएगा 3x + 4%। किस चीज़ का? 18,600 का। ओवरऑल इतने परसेंट ब्याज लग रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पिछली बार हमने क्या किया था, हमने रेट को सेम कर लिया, यहाँ पर भी x वहाँ पर भी x सॉल्व करने के लिए। अब की बार हमने प्रिंसिपल को सेम कर लिया। ठीक है, इफ़ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट फॉर 3.5 ईयर, दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल इतना ब्याज अर्न हुआ है 3.5 साल में। तो हम देख लेते हैं एक साल में कितना ब्याज अर्न हुआ है। भाई 23,110, ठीक है, टोटल 3.5 साल में। तो इसको मैं 3.5 से डिवाइड कर रहा हूँ 7/2 से, 2 5 5 × 20, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 5 7, 7 × 42, 7 × 42, 7 × 21। तो टोटल एक साल के अंदर 6603 ब्याज हमें प्राप्त हुआ है ओवरऑल। ठीक है,
तो ओवरऑल जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो 3x + 4% ऑफ दिस, ठीक है, इतना ब्याज हुआ है। और रुपए में अगर मैं देखूं तो मुझे इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। तो मैं ये जो रुपए में मुझे ब्याज प्राप्त हुआ है ओवरऑल, मैं ये देख लेता हूँ कि ये इसका कितना परसेंट है, फिर इसके साथ इक्वेट कर दूंगा। ओवरऑल ब्याज आपने इसके परसेंटेज के हिसाब से देखा तो इतना, अब जो ब्याज है इसको इसके परसेंटेज के हिसाब से देखो कि इसको एज ए बेस मानकर ब्याज कितने परसेंट मिला, तो इसका 1% है 186, तो इसको मैं 186 से डिवाइड कर दूंगा तो पता लग जाएगा कि 18,600 का कितना परसेंट है, ये 1% कितनी बार इसमें आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ब्याज है वो 18,600 का कितने परसेंट लगा है उस फॉर्म में है, यहाँ पर भी 18,600 का कितना परसेंट लगा है उस फॉर्म में। क्लियर है जी, सॉल्व कर लें अब। ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 186 से पता नहीं होएगा कि नहीं, पहले हम 2 से कर लें फिर, और तो क्या है, दोनों में 18 2 3 अच्छे, नहीं 2 से मैं क्यों कर रहा हूँ, 3 से ही करना पड़ेगा। 3 से 18, 3 दूनी चाहिए, 3 से हो रहा है 2 2 0 1, अब ये 3 से भी नहीं होगा शायद, ये वो 31 से कटता होगा। ठीक है, 31 दूनी 62, 31 से 7 पर जाएगा, 31 7 217, 3 31 से कम 31, 71/2, तो व्हाट इज दिस, ये हो गया 30.5, 30.5%। तो 3x + 4 = 30.5, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 में से 4 गया 26.5, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, 35.5 होएगा, 30.71/2, तो 35.5 में से 4% यहाँ पर आ गया, तो 35.5 - 4 31.5% यहाँ पर आ जाएगा। अगर 3x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या होएगी, इसको 3 से डिवाइड कर दो, एक बार पॉइंट को इग्नोर कर दो, 105, 10.5%, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब उसने क्या पूछा है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकंड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट पर रेट क्या थी, x + 2%। x की वैल्यू अगर ये है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अभी ये जो क्वेश्चन है ये मैं इतने स्मूथली बता नहीं पाया है, मेरे को फील हो रहा है, अगर हो सकता है मैं बता पाया हूँ, तो जिनको समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से मोटा मोटा बता देता, ठीक है, ओके जी। तो देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 18,600 एट x%, तो यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो 18,600 का x% लगेगा, यहाँ पर ब्याज लगेगा x%। आपने दिमाग में ध्यान रखना है कि x% किसका, x% 18,600 का। फिर उसने डबल सम इन्वेस्ट किया है 18,600 से डबल x + 2% पर, तो अगर आपने इससे डबल रुपये लगाए हैं, इससे डबल रुपयों पर अगर आपको इतना % ब्याज मिल रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम ब्याज को इसकी परसेंटेज के रूप में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक भाई साहब हैं राम और एक भाई साहब हैं श्याम, तो श्याम की जो सैलरी है वो राम से डबल है। मान लो राम की सैलरी है 30,000 और श्याम की सैलरी है 60,000। अब श्याम अपने बेटे को 10% देता है पॉकेट मनी। अब राम का बेटा कहता है कि पापा मुझे भी श्याम के लड़के जितनी पॉकेट मनी चाहिए। आप वैसे तो श्याम के लड़के से मार्क्स कंपेयर करते रहते हो, पॉकेट मनी आप उसके बराबर देते नहीं हो, है? तो अब ध्यान से देखो, बिकॉज इस भाई साहब की तनख्वाह आधी है, तो इसको उसकी बराबरी करने के लिए डबल % देना पड़ेगा। यही गेम यहां पर है, उसने डबल सम लगा रखा है, इससे डबल सम के ऊपर हमें x + 2% मिल रहा है। तो अगर हम इसके फॉर्म में कि इसका कितना % होएगा, तो इसका वो डबल % होएगा। तो इस रुपए पर जो ब्याज मिलेगा उसको मैं बोल सकता हूं x% ऑफ दिस, और इस पर जो ब्याज मिलेगा उसको मैं बोल सकता हूं 2x + 4% ऑफ दिस। तो टोटल इतने % ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज है परसेंटेज में। अब मैं यहाँ 1 साल का वो भी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ओवरऑल जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना % है इसका, वही तो यहाँ पर लिखा है, उससे कंपेयर करूंगा। ओवरऑल हमें ब्याज मिला है 3.5 साल में इतना, तो मैं इसको 3.5 से डिवाइड करूंगा, तो ये आपको अगर याद हो तो कितना आया था, 3 से गया था ना, 6603। तो मैं बार बार डिवाइड थोड़ी करूंगा।
3.5 साल में इतना ब्याज आया था, हमने 3.5 से इसको डिवाइड किया 3.5 से, तो 6603 आया। तो ये जो इंटरेस्ट आया है 1 साल का, अब मैं इसको लिखूंगा कि ये कितने परसेंट है उसका। तो उसका 1% 186 है, बस इतने परसेंट हो गया। इससे मैंने कंपेयर किया था और यहाँ पर आ गया था 35.5। आगे आप निकाल ही लोगे वैल्यू, यहाँ पर आंसर आ गया था ऑप्शन डी। ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इजीली कर लेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी 600 आफ्टर 10 ईयर्स। किसी सम के ऊपर विल भी मतलब कि हो जाएगा, जो साधारण ब्याज है वो 10 साल में 600 रुपये हो जाएगा। ठीक। इफ़ द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, तो 10 साल में 600 रुपये ब्याज हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल को 5 साल के बाद 3 गुना कर दें। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो पहले 5 साल तो बातें नॉर्मल चली, अगले 5 साल नहीं चली। तो अगर 10 साल में 600 रुपये ब्याज हो रहा है तो 5 साल में 300 रुपये ब्याज होएगा। 5 साल में नॉर्मली 300 रुपये ब्याज होएगा। और यहाँ पर ब्याज अगर पी रुपये पर लग रहा था तो अब ब्याज 3p, 3 गुना प्रिंसिपल पर लग रहा है। तो 3 गुना रुपये पर ब्याज लगाओगे तो 3 गुना ब्याज लगेगा। तो जब इन्होंने प्रिंसिपल को 3 गुना किया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो नॉर्मली 5 साल में 300 रुपये ब्याज होना चाहिए, अब 900 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो ओवरऑल ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपये 10 साल में। ठीक। अब कुछ बच्चों को यह डाउट आएगा कि सर ऐसे 5 में ना डिवाइड करें, ये 6 ईयर एंड 4 ईयर कर दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 साल में, और मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल को 2.5 गुना कर दिया इन्होंने, कि हमने प्रिंसिपल को 2.5 गुना कर दिया 2.5 टाइम्स, डजंट मैटर। ठीक है। मान लो प्रिंसिपल को 2.5 गुना कर दिया और रेट को 1.5 गुना कर दिया 6 साल के बाद, तो अब बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 साल में ब्याज लग रहा है 600, तो 1 साल में ब्याज लगेगा 60, तो 6 साल में ब्याज लगेगा 60 × 6। तो नॉर्मली यहाँ पर ब्याज 60 रुपये ही लगना चाहिए, नॉर्मली 1 साल का ब्याज 60 है, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल को कर दिया 2.5 गुना। तो ये लो भाई, ब्याज भी 2.5 गुना हो जाएगा, 5/2 टाइम्स हो जाएगा। इन्होंने रेट को भी 1.5 टाइम्स कर दिया, तो इंटरेस्ट भी, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ये जितनी गुना होती जाएंगी सिंपल इंटरेस्ट उतने गुना होता जाएगा। तो 1 साल का ब्याज अब आगे से इतना हो जाएगा, और हम 4 साल के ब्याज की बात कर रहे हैं। ये लो, ठीक है, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको समझ होनी ज़रूरी है, ये क्वेश्चन मैंने अभी ऑन द स्पॉट बनाया था, तो आपको समझ होनी ज़रूरी है। कंसेप्ट्स को मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, इनको बार बार जब आप करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। इफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। 1000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं 5% पर एनम के हिसाब से, हर 10 साल में ये इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 10 साल तो चलें, तो रुपए कितने थे 1000, 10 साल के बाद ऐड होएगा, तो 10 साल में ब्याज कितना होएगा 5% के हिसाब से, 10 साल में 10 5 50, 50% ब्याज। तो 10 साल के अंदर वो रुपए जो हैं वो 1500 हो जाएंगे, है ना। 1000 रुपये के 1500 बन जाएंगे, 50% ब्याज लग चुका होगा। अब ये बोल रहे हैं कि 2000 रुपये कितने साल में होंगे। तो अब ये 500 का और सफ़र तय करना है आपको, 500 रुपये और हमें ब्याज चाहिए। ठीक है, तो ये 500 रुपये ब्याज कितने साल में होएगा ये हमें जानना है। तो 1 साल में कितना ब्याज हो रहा है देख लो, रेट है 5%, तो इसका 5% कितना है 10% है 150, 5% 75, 5% 75, हर साल 75 रुपीज़ ब्याज हो रहा है। तो 500 रुपये ब्याज इकट्ठा करने में कितना टाइम लग जाएगा, 25 से कट जाएगा, है ना। 25 दिए 25 दूनी 20/3, यानी कि 62/3 ईयर्स, 6/2 साल और लगेंगे। 10 साल यहाँ तक पहुँचने में लगे, 6/2 साल और लगेंगे, 16/2 साल लगेंगे। ऑप्शन डी सिंपल है। ये देखो, x, y and z are 3 sums of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y। ये बोल रहे हैं कि x, y, z 3 सम है, इस तरीके से है कि जब हमने x पर ब्याज लगाया तो आया y, और y पर ब्याज लगाया तो आया z, फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। ठीक है, तो x पर आपने ब्याज लगाया, सेम रेट है सेम टाइम है। ठीक है, तो
यहाँ पर भी सेम परसेंट निकाला होगा, यहाँ पर भी सेम परसेंट निकाला होगा। मान लो ओवरऑल 30% निकालना पड़ रहा है, या फिर 30 भी छोड़ो, सेम रेट और सेम टाइम, ब्याज कितना होता है R इंटू टी%। तो यहाँ पर भी RT% निकाला, यहाँ पर भी RT% निकाला। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि X का जितने परसेंट Y है, Y का उतने ही परसेंट Z है। इस पर ब्याज लगाया तो ये आया उसी रेट टाइम से, इस पर भी ये आया उसी रेट टाइम से। तो X का कितने परसेंट है Y, ऐसे पता लगता है Y बटे X इंटू 100। और Z कितने परसेंट है Y का, ऐसे पता लगता है Z बाई Y। तो ये दोनों बराबर है। Y X का जितने परसेंट है वो बराबर है Z Y का जितने परसेंट है। यहाँ पर हमें मिल गया y² इज इक्वल टू XZ। दैट्स इट, y² इज इक्वल टू ZX। ठीक है जी, बताओ क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, तुक्का नहीं मारना है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो कुछ भी कर देते हैं, मतलब कि बिना लॉजिक के उनका आंसर बस मैच हो जाता है, फिर उनको लगता है कि आंसर तो आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, समझना है चीज़ को। अगर समझ के आंसर आया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, मान लो सी उत्तर है और सी पे ही आ गए, फिर ये सोच लो आंसर तो आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। फिर तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो भी ठीक ही है। समझ के उत्तर आया तो ठीक है, नहीं समझ बिना समझ के अगर ठीक उत्तर भी आ गया तो भाई अपने आप को क्रेडिट मत दो, वो तुक्का मारा आपने। ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लैंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मनी लेंडर बोल रहा है कि मैं 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए देता हूँ, लेकिन वो एक गड़बड़ी कहाँ करता है या फिर अलग काम कहाँ करता है। हाउएवर ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस, जो इंटरेस्ट है वो एडवांस में ले लेता है, मतलब आपको जितना ब्याज लगना होता है वो पहले ही ले लेता है। नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो ये होता है 10% के हिसाब से। मान लो आपने 100 रुपये लिए, तो आप 1 साल के बाद 110 रुपये दोगे, 1 साल के बाद 10% रेट है। लेकिन यहां पर अपने क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनिए। वो 100 रुपये देगा, ठीक है, वो 100 रुपये देगा और इंटरेस्ट को इसी दिन ले लेगा। तो 1 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1 साल के अंदर 10 रुपये लग रहा है। तो वो बोल क्या रहा है कि मैं आज आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, मुझे अभी ब्याज दे दो यार, ब्याज जो है वो मुझे अभी दे दो, प्रिंसिपल तुम बाद में दे देना। तो वो क्या करेंगे, ब्याज कितना है 10 रुपये, वो उसको आज ही 10 रुपये दे देंगे। मैं मान लो ये मनी लेंडर हूँ, मैंने अभी अभी तुम्हें 100 रुपये दिए, मैंने बोला यार ब्याज अभी निकाल दो, तो एक्चुअल में 100 कहाँ दिए, 10 तो मैंने अभी ले लिए, तो मैंने आपको 90 ही दिए एक हिसाब से। और फिर 1 साल बाद मैं आपसे 100 रुपये ले रहा हूँ, मैंने ब्याज पहले ले लिया, ये जो 10 रुपये मैंने यहाँ पर लेने थे, यहाँ पर मैं 100 ही ले रहा हूँ, ये मैंने यहीं पे ले लिए। तो एक हिसाब से हुआ क्या, मैंने 90 रुपये उधार दिए और 100 रुपये ले लिए, ठीक है। तो कितने का ब्याज लगा एक्चुअल में, एक्चुअल में 10 रुपये का ब्याज लगा 90 पर। तो रेट क्या है, रेट इज 1/9, यानी कि 11 1/9, ठीक है। रेट इज ऑप्शन डी। आर्या एंड सोनू इन्वेस्टेड ₹5472 फॉर 4 years and 3 years रिस्पेक्टिवली। आदर के साथ इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इफ द टोटल simple interest received by both of them is ₹6912 and the rate charged by them is in this ratio, at what rate did Arya invest? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, मैं ये मान लूंगा एक्चुअल जो रेट है वो हो सकता है इसकी 1.5 गुना हो, इसकी 2 गुना हो, हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये मान लूंगा कि एक्चुअल रेट यही है 3 और 5, ठीक है। तो मैंने इसको एक्चुअल रेट मान लिया। तो आर्या ने 5400 रुपये 4 साल के लिए 3% पर दिए, मैंने मान लिया कि 3% ही रेट है, तो 4 दिए 12, तो 12% ब्याज मिलेगा उसको, है ना। तो 4 दिए 12, 12% किसका, इसका, तो मैं इसका 12% निकाल रहा हूँ। 54 इंटू 12, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 4 64, आर्या को इतना ब्याज मिलेगा। देन सोनू भाई ने 3 साल के लिए 5% रेट पर दिया, तो 3 पंजे 15, 15% उसको ब्याज मिलेगा इसका, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 1080, ठीक है। ओवरऑल ब्याज कितना मिलेगा, ओवरऑल ब्याज मिलेगा भाई 1728, लेकिन एक्चुअल में ओवरऑल ब्याज कितना मिला, एक्चुअल में ओवरऑल ब्याज मिला इतना। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसकी कितने गुना है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ।
तो ये है 4 गुना, 17 चौके 68, 4 गुना। तो यानी कि हमने जो रेट मानी थी ना, एक्चुअल रेट उसे 4 गुना है। हमने जो रेशियो है उसी को एज ए रेट कंसिडर कर लिया, लेकिन एक्चुअल चीज़ें 4 गुना निकली। यानी कि जो एक्चुअल रेट है वो इसकी 4 गुना है। एक्चुअल में यहाँ पर 12% और यहाँ पर 20% होनी चाहिए। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि आर्या ने अपनी राशि को कितने पर इन्वेस्ट किया, तो आर्या ने इन्वेस्ट किया है 12% पे। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 6% पर एनम एंड रिटर्न रुपीज 8400 आफ्टर ए ईयर। ओके, नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। मैं पहले आपको कहानी बता देता हूँ क्या है। कहानी ये है कि एक बंदे ने, ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ मनी, एक बंदे ने कुछ रुपए लिए। ठीक है। फिर 1 साल के बाद क्या हुए, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। तो 1 साल के बाद यहाँ पे मान लो 6% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो जो रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे, वो P + 6% ऑफ P हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसने कुछ रुपए लौटा दिए, 8400 रुपये लौटा दिए। ये लो यार 8400 रुपये, हिसाब चुकता करो। तो अब अगर उसने 8400 रुपये लौटा दिए, इसमें से अगर मैं 8400 घटाऊंगा तो कुछ रुपए बच जाएंगे। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, अब इतने रुपए उधार हैं, तो अब की बार जो रेट है, अब इसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो 5% के हिसाब से लग रहा है, जो भी बचा कुचा अमाउंट है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है, यहाँ पर 1 साल के लिए मामला चला, दूसरे साल जो रेट है वो 5% है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज 13/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ये पहले वाले इंटरेस्ट के कंपेरिजन में 13/20 है। व्हाट इज द अमाउंट बोरोड। तो गेम समझ गए। अब एक बार खुद करने की कोशिश करो, फिर मेरे से समझ लेना। तो पहले रेट क्या थी, पहले रेट थी 6%। तो मान लो उसने 100 रुपये लिए, मैं यूनिट में मान रहा हूँ। अब उसने 100 रुपये लिए, तो 1 साल के बाद वो कितने रुपए देगा अगर उसने अपने लोन को चुकता करना है। 1 साल के बाद 106 रुपये हो गए, 106 रुपये उसको देने चाहिए। अब 106 रुपये में से कुछ रुपए, यहाँ पर मैं वो रुपए लिख रहा हूँ जो उसने 8400 रिटर्न किए थे, उसने कुछ रुपए, लेकिन मैं 8400 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि एक्चुअल में 100 रुपये थोड़ी लिए थे, ये तो मैंने यूनिट मानने हैं। अगर उसने 100 यूनिट रुपए लिए तो 106 यूनिट रुपए हो गए 1 साल के बाद। तो मुझे पता नहीं उसने कितने यूनिट रुपए लौटाए, मैं कितने यूनिट रुपए लौटाए ये मैं निकाल लूँगा, ताकि मैं उसको 8400 से कंपेयर कर पाऊँ। तो उसने कुछ रुपए लौटा दिए, तो कुछ रुपए बच गए होंगे यहाँ पे, पता नहीं कितने लौटाए, कुछ बच गए होंगे। तो यहाँ पर ब्याज 6% के हिसाब से लगा और यहाँ पर ब्याज लगा 5% के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज था वो इसका 13/20 था। तो यहाँ पर ब्याज कितना लगा बताओगे जरा। यहाँ पर ब्याज लगा 6 रुपये, तो यहाँ पर ब्याज कितना लगा होगा, यहाँ पर ब्याज लगा होगा 6 का 13/20, यानी कि 3.9 यूनिट। यहाँ पर 6 यूनिट ब्याज लगा, यहाँ पर 3.9 यूनिट ब्याज लगा। सेम यूनिट में मैं इसको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो ब्याज लगा है वो 5% है, यानी कि ये जो 3.9 यूनिट है ये इसका 5% है। तो मुझे अगर ये चीज़ चाहिए, किसी चीज़ का 5% 3.9 है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए, तो 20 से गुणा करूँगा, 20×5 = 100। तो इसका 20 गुणा करोगे तो 78। तो यहाँ पर जो रुपया लौटा दिया था वो लौटाने के बाद 78 रुपये देने बच गए थे, तभी उसका 5% 3.9 हुआ। तो कितने रुपए लौटाए थे, तो घटाओ, तो रुपए लौटाए थे 22 और से 28 यूनिट उसने रुपए लौटा दिए थे। और 28 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है 8400। तो यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जो हमने मानी है उससे 30 गुना चल रही है। 30 गुना भी कहाँ, 300 गुना चल रही है। 28 30 84 300 गुना चल रही है। तो वट अमाउंट वाज बोरोड, तो इसका 300 गुना 3000 रुपये, 300 गुना है तो 30,000 रुपये। ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए सम ऑफ ₹14,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द फर्स्ट पार्ट इज गिवन एट 5%। 14,000 को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से पर हमें 5% रेट मिल रही है, दूसरे हिस्से पे 8% रेट मिल रही है। ठीक है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम गिवन एट 5%, जो 5% रेट पर जो हिस्सा दिया है उसके ऊपर हमें इतना ब्याज ज़्यादा मिला है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है,
हमें ये बताना है फाइंड द सम लेंट एट 8% पर एनम, 8% पर एनम पे जो सम दिया गया है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 8% पर एनम पर जो सम दिया गया है वो x रुपये दिया गया है, ठीक है। तो 5% पर एनम पर कितना दिया होगा, टोटल 14,000 है, 14,000 में से x गया 14 माइनस एक्स, ठीक है, बाकी का 5% पर एनम पे दिया होगा। तो 5% पे जो सम दिया है उसका जो ब्याज है वो 92.25 ज़्यादा है, उसी सिचुएशन को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो 5% ऑफ 14,000 माइनस एक्स, 5% पर ये रुपया दिया गया और 8% पर रुपया दिया गया एक्स, 8% ऑफ एक्स, इससे ज़्यादा है ये 5% वाला ब्याज। कितना ज़्यादा है, इतना। बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। देखो 14,000 का 5% कितना होगा, इसका 10% हो गया 1400, 700, ठीक है, 700। 92.25 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 5% ऑफ एक्स ये नेगेटिव है, उधर जाकर हो जाएगा 5% ऑफ एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर 8 है, ये हो जाएगा 13% ऑफ एक्स, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू हमने निकालनी है उसका 13% इसके बराबर है, तो एक्स की वैल्यू आई जाएगी। तो 700 में से 93 गए, ये हो जाएगा 607.75। ये 13% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी ये, और 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 13 चौके 52, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 4675 इज द आंसर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन करो अब। आसान क्वेश्चन है, शक्ल से दिखने में मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज आसान है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हो, और भी तरीके से हो सकता है। तो आप कर जाओगे, इतना मुझे पता है। अगर सिर्फ एग्जामिनर की बात मान ली तो आप कर जाओगे, सिर्फ इसकी बात को फॉलो करना है। ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड। 3 साल तक जो अमाउंट था वो उतना ही रहा, 3 साल के बाद जो लोन अमाउंट था वो उसने डबल कर दिया। तो मान लो यहाँ पर उसने पी रुपए लिए थे 3 साल के लिए, R% पर, इसने कुछ बता रखा है रेट का, नहीं बता रखा, मान लो R% पर। यहाँ पर उसने अमाउंट को 3 साल के बाद क्या कर दिया, डबल कर दिया ना। 3 साल के बाद उसने अमाउंट को डबल कर दिया। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई, और एग्जाम के अंदर ये ऐसे बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। रेट परसेंट थी वो 2% डिक्रीज कर दी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 2%। आफ्टर 5 मोर ईयर्स, 5 और साल के बाद, यानी कि यहाँ पर हमने 5 साल बिताए। आफ्टर 5 ईयर्स नहीं है, आफ्टर 5 मोर ईयर्स है, तो यहाँ पर कई बंदे 2 साल लिख देंगे, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज दिस मच, टोटल इंटरेस्ट इतना पे किया गया, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा टोटल इंटरेस्ट कितना है, और मैं टोटल इंटरेस्ट को पी के परसेंटेज के रूप में लिखूंगा, ना कि 2p। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 को नीचे उतारूंगा, चाहे p के ऊपर 5 साल का निकाल लो, या 2 मतलब चाहे 2p के ऊपर 5 साल का निकाल लो, या p के ऊपर 10 साल का ब्याज निकाल लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो पहले 3 साल में ब्याज कितने परसेंट लगा, R% हर एक साल 3 साल तक, तो 3R% प्लस कितने परसेंट ब्याज लगा ये हम देख रहे हैं, किसका कितने परसेंट, प्रिंसिपल का, ठीक है। तो P का इतने परसेंट, ठीक है, और यहां पर 2p का, 2p के ऊपर इतने परसेंट लगा, तो P का मैं 10 साल के लिए निकाल रहा हूं, P के ऊपर 10 साल के लिए, तो 10 इंटू दिस 10R माइनस 20, इतने परसेंट ऑफ P ब्याज लगा है टोटल, जो कि किसके बराबर है, इतने परसेंट ऑफ P। टोटल इतने परसेंट ब्याज लगा है, P का इतने परसेंट, जो कि इसके बराबर। एक इसने ये बताया है, और दूसरा इसने क्या बताया है, आगे भी इसने बताया है, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11/3 ईयर्स, जो कि बराबर है किसके, अगर हम फर्स्ट अमाउंट को 11/3 साल के लिए लेते हैं उसी के बराबर है। अच्छा, तो अगर P को हम इतने साल के लिए लेते हैं R% पर, तो देखो भाई कितना ब्याज लगेगा, 11 3 33 और 1 34, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 34/3 गुणा R% ऑफ P, P के इतने परसेंट की वैल्यू है 13,600, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
11 33 34 ठीक है ना। तो 17 दूनी 17 अट्ठे, तो ये इसका मतलब 4 पर चला गया। तो R% इज इक्वल टू 1200। तो P का R% 1200 है। P का R% की वैल्यू कितनी है? 1200। जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसके R% की इतनी वैल्यू है। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कि भैया जो हमने अमाउंट लिया था वो कितना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो 10R and 3R 13R% ऑफ P माइनस 20% ऑफ P इज इक्वल टू 13,600। खाली R% की वैल्यू 1200 है, तो 13R% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 13 गुना करो, 15600। 15600 में से कितने घटाऊं कि ये आ जाए, यानी कि 2000। यानी कि 20% ऑफ पी की, ये हर एक परसेंटेज पी की फॉर्म में चल रहा है। 20% ऑफ पी जो कि फर्स्ट वाला अमाउंट था, 20% ऑफ पी इज इक्वल टू 2000। 100 गुना है तो 100% की वैल्यू 10,000। तो पहले जो अमाउंट लिया था वो 10,000 था, बाद में जो अमाउंट लिया वो 20,000 था। इसने पहले वाला अमाउंट पूछा है, द लोन टेकन इनिशियली। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, दैट्स ऑल। आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अगला जो टॉपिक है। और ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर काम आएगी सिंपल इंटरेस्ट की है। उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट से कई इक्वेशन के अंदर कंपेयर किया जाएगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट को एक बार फिर से आप पीडीएफ को सोल्व करना चाहें, साथ साथ में आपने इक्वेशन सोल्व किए हैं, तो फिर से आप सोल्व कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो परसेंटेज है, देखो 3 चैप्टर्स की खास ज़बरदस्त जोड़ी है। परसेंटेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे हम बांट लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ऐसे बोल सकते हैं। इसको भी 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये स्ट्रांगली परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर स्ट्रांगली, जबकि 100% परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग 100%। इन टॉपिक्स का खुद का भी कंसेप्ट है, बट वो परसेंटेज के अराउंड ही प्ले होता है। तो जब आप इन 3 टॉपिक को करो ना, तो आप क्या बेस्ट आपके लिए क्या होएगा, जब आपने परसेंटेज को किया तो इसको 2 या 3 बार कर लो, एक बार तो मत करो। देखो परसेंटेज किया, फिर दोबारा परसेंटेज किया, बेसिक से वीडियो देख लो, आपको दोबारा से सीखने को मिलेगा। थोड़ी सी स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पीडीएफ को भी मिनिमम 2 बार तो करना ही है। फिर उसके बाद जब आप इंटरेस्ट को करो, तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो तो इसको 2 बार कर लो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करो, फिर उसको 2 बार कर लो। तब तक क्या होएगा, आपकी परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है इनके थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर इसको भी 2 बार कर लो, फिर डिस्काउंट वाले पोर्शन को भी 2 बार कर लेना है। बाकी सारे चैप्टर्स को आप एक एक बार कर सकते हो, पूरे कोर्स को ख़त्म कर सकते हो, फिर पूरे कोर्स को रिपीट करना है।